गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों को मालूम नहीं था कि क्लास आज 6 बजे से ही है। सर टाइमिंग 6:15 की है ना क्लास की। नहीं, 6 बजे से है ना। सर लिंक में तो 6:15 लिखा हुआ है। हाँ, पंजाब वाले लिंक में। यस सर। नहीं, 6 बजे से है। एक मिनट में देख लेता हूँ। 15 चलिए से फिर लिखा था सर। आप किस ग्रुप में हो? सर B02 पे चिराग सर है ना जो ग्रुप एडमिन वहाँ पे। ये एचपी वाले में? नहीं सर पंजाब वाले टीवी में। पंजाब वाले में मैं देख लेता हूँ, क्योंकि दिल्ली वाले में तो आए हुए हैं 6 बजे से। एक मिनट। और पंजाब वाले में है 6:15 से। और यूके वाले में भी है 6 से। एचपी वाले में 6:15। यार ऐसे क्यों हो गया? ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा अनमोल, आपके ग्रुप में आप भी पंजाब वाले ग्रुप में ही हो ना? जी सर। अच्छा, एक्चुअली ये हुआ है ना कि दो ग्रुप में टाइमिंग चला गया है 6:15 से। और
चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये टाइमिंग का इशू हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि दो ग्रुप में ना टाइमिंग अलग अलग चला गया है। दोनों ग्रुप में 4 ग्रुप बने हुए हैं इसका, तो चारों में 2 ग्रुप में 6 बजे से गया है और 2 ग्रुप में 6:15 से चला गया है, ठीक है। यस सर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। यस सर। जी गुड इवनिंग कमलप्रीत। सर। गुड इवनिंग स्नेहा। कमलप्रीत, अनमोल, स्नेहा, कुछ पूछना भी है आप लोगों को, पिछले जो भी टॉपिक हुए वहां से कुछ? सर थोड़ा सा रिकॉल करवा देना। ओके। देखो, आवाज जा रही है ना? यस यस सर। सर। तो हमने एसी सर्किट पढ़ा था, तो एसी सर्किट में सबसे पहले आया था रेसिस्टेंस का, ठीक है। यस सर। तो रेसिस्टेंस में क्या हो रहा था कि रेसिस्टेंस में अगर मान लो एक ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को आर रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया,
तो उसमें जो करंट आता था वो आता था E नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, जो EMF था वो डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से आई जो हो जा रहा था E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और E नॉट बाई आर जो यहाँ पे था वो आई नॉट था, जो कि मैक्सिमम करंट, क्योंकि हम आई को इस तरह से लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से देखा जाए तो आई नॉट का वैल्यू ये हो जाएगा E नॉट बाई आर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा था कि करंट का फंक्शन और ईएमएफ का फंक्शन दोनों सेम आ रहा था। ईएमएफ का अगर मैंने ई नॉट साइन ओमेगा की लिया तो करंट का भी आई नॉट साइन ओमेगा की आया, यानी इस दोनों के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा था। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ईएमएफ होगा ठीक है, डायरेक्शन तो हम लोग देखो बनाना सही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे ईएमएफ आई का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आई का डायरेक्शन होता है लेकिन ईएमएफ का डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन हम लोग फेज डिफरेंस को समझने के लिए हमने ये बनाया कि इस अगर ईएमएफ इधर होगा तो करंट भी यही होगा, यानी इसका फेज का डिफरेंस जीरो का मतलब ये है कि जब करंट मैक्सिमम, जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो उस टाइम करंट भी मैक्सिमम होगा, जब ईएमएफ जीरो होगा तो उस टाइम करंट भी जीरो होगा। ये मतलब होता है फेज डिफरेंस जीरो होने का। क्लियर है? यस सर। तो Yes, करंट का sir. वैल्यू तो यही आ रहा था ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, ये आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बाई आर। अब जैसे कि हम फिर आगे के इंडक्टर वाले केस में, तो इंडक्टर वाले केस में हमने ये लिखा कि इसका जो पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है एल डी आई बाई डी टी, वो इसके इक्वल होगा किसी भी टाइम पे। तो यहाँ से फिर हमने आई निकाला, तो आई का ये वैल्यू आया, आई का जो वैल्यू आया ई नॉट अपॉन एल ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा की। ठीक है, जब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो आई नॉट ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा की माइनस पाई बाई टू हम लिख सकते हैं इसको, कॉस ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा की को। तो अपना जो करंट का फंक्शन आ गया ये आ गया। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा की माइनस पाई बाई टू, और ईएमएफ का जो फंक्शन था वो ई नॉट साइन ओमेगा की था। तो यहाँ से देखो जो करंट है, ठीक है, दोनों साइन में आ गया, तब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि फेज डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ से पता चला कि जो करंट है ना वो ईएमएफ से पाई बाई टू पीछे है, माइनस पाई बाई टू आया ना, यस सर। तो माइनस पाई बाई टू पीछे है। तो यहाँ से जो फेज डिफरेंस आया फाइव, वो आ गया पाई बाई टू यहाँ पे। तो हमने ये बोला कि इंडक्टर में क्या है, पोटेंशियल लीड करता है, क्योंकि करंट लैग कर रहा है पाई बाई टू से, तो हम उसका उल्टा बोल सकते हैं कि पोटेंशियल लीड कर रहा होगा, एक लैग करेगा तो दूसरा लीड करेगा। ठीक है, तो फिर और यहाँ पे जो ई नॉट बाई ओमेगा एल, ठीक है, तो देखो जो करंट का वैल्यू होता है आई नॉट का वैल्यू वहाँ पे हमने लिख दिया था आई नॉट बाई आर जब रेसिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे आ गया ई नॉट बाई ओमेगा एल, यानी हम बोल सकते हैं कि जो ओमेगा एल है अपना वो इंडक्टिव रेसिस्टेंस है, यानी रेसिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो Yes, sir. ओमेगा एल जो आगे एक्सएल के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हमें क्लियर क्लियर दिख रहा है कि जो ईएमएफ है वो करंट जो है वो ईएमएफ से पीछे चल रहा है। तो हमने फिर यहाँ पे इसका ड्रॉ बना किया कि करंट को अगर इस डायरेक्शन में लिया तो पोटेंशियल जो है पाई बाई टू से आगे रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो पाई बाई टू से आगे रहेगा। उस केस में क्या था, दोनों सेम ही डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे करंट इधर है तो उससे पाई बाई टू आगे पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ईएमएफ जीरो होगा तो उस केस में करंट अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा। ठीक है, यानी निगेटिव वाले वैल्यू पे होगा। ठीक है, और जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो उस केस में करंट जीरो होगा। तो पाई बाई टू फेज डिफरेंस का यही मतलब होता है कि एक जीरो होगा तो दूसरा अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। फिर यहाँ पे हमने कैपेसिटर वाले केस किया था, कैपेसिटर के केस में क्यू इक्वल टू सी वी। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू ये आ गया था, आई का वैल्यू अपना ये आ गया था ई नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पे देखो ये आर का काम कर रहा है ना, वन अपॉन ओमेगा सी। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जो एक्ससी का वैल्यू आ गया वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, ये कैपेसिटिव रेसिस्टेंस हमने यहाँ पे भी लिखा है कि कैपेसिटिव रेसिस्टेंस इसको बोलेंगे वन अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी लिखना हो तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी लिखना है तो ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, तो आई आ गया ये। तो आई देखो यहाँ पे कॉस का फंक्शन है, तो फेज डिफरेंस देखने के लिए हम दोनों फंक्शन को एक साथ लिखेंगे। जो मेरे पास जो आई का फंक्शन था, ठीक है, इसका जो नहीं किया था क्या, इसमें से लगता है कुछ डिलीट हो गया है क्या, एक पेज, है ना, आप लोग के उसमें होगा, इसमें लगता है आज डिलीट हो गया।
ठीक है। तो जो ईएमएफ का फंक्शन था ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और जो आई का फंक्शन आया अपना ई नॉट अपॉन मान लो एक्सएल एक्ससी लिख देते हैं, जो कुछ भी लिख दे आई नॉट ही लिख देते हैं, आई नॉट का वैल्यू ये है आई नॉट, ठीक है, ये आ गया साइन ओमेगा की, कॉस को लिख सकते हैं साइन ओमेगा की प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ से पता चला कि जो करेंट है ना वो ईएमएफ से पाई बाई टू आगे है, ठीक है, यानी करेंट लीड कर रहा है ईएमएफ से, समझ गए। तो मैंने इस पे फिर ग्राफ भी बनाया था। तो अगर हम मान लो करेंट इधर है, ठीक है, करेंट आगे है, तो पोटेंशियल लीड कर लैग कर रहा है ना, पोटेंशियल लैग कर रहा है ना। तो हम लोग देखो हर एक केस में करेंट को इसी डायरेक्शन में ले रहे थे, तो पोटेंशियल का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा, वो लैग कर रहा है, ठीक है, पाई बाई टू से। यस सर। तो यही था। यस सर। इसमें से एक पेज लगता है डिलीट हुआ, आप लोग के पास चला गया होगा उसमें, ठीक है, यहाँ से डिलीट हुआ है। तो ये कितने बच्चे आए आप लोग देख कर बताओ तो थोड़ा, 4 सर। कितने हो गए? 4। 4 ही हो आप लोग? यस सर। यस सर। 4 में तो एक मैं होगा ना? आपको छोड़कर 4 है। आपको छोड़कर 4 है सर। एक कौन है, एक कौन है? आप तो 3 हो पहले से, और एक कौन? चिराग है सर। अच्छा चिराग आ गया, ओके ठीक है, चलो। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है, सिलेबस वैसे ही पीछे चल रहा है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सीरीज एलसीआर सर्किट, इसमें रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये आर है, ये एल है, अरे यार ये सी होगा ना, और ये एल है, ठीक है। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया, मान लो कि ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा की एक फंक्शन था, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा की एक ईएमएफ था, इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मान लो कि ये ई नॉट है, पीक वैल्यू है, तो किसी भी टाइम पे मान लो कि आई नॉट पीक वैल्यू करेंट अगर मान लो फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो जब करंट फ्लो होगा तो कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस आएगा वी आर, ठीक है, कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस आएगा वी सी, और कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस आएगा वी एल, आएगा कि नहीं? यस करंट सर। सभी के पास करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पोटेंशियल का देख लेते हैं कि पोटेंशियल का फेज कैसे बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, करंट को हम इस डायरेक्शन में मान लें, करंट को अगर हम इस डायरेक्शन में मान लें, करंट ये है अपना, ठीक है, करंट ये है, तो सबसे पहले बताओ कि जो पोटेंशियल इसके क्रॉस आएगा रेसिस्टेंस के क्रॉस, वो तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, होगा? हेलो। यस सर। यस सर। फिर जो इंडक्टर के क्रॉस आएगा, वो इंडक्टर वाला जो पोटेंशियल होता है वो लीड करता है ना पाई बाई टू से, यस सर। तो ये आ जाएगा वी एल, और जो कैपेसिटर वाला आएगा वो नीचे आ जाएगा वी सी, है ना? यस सर। ठीक है। और जो यहाँ पे हम वी ही ले लेते हैं, मान लो वी नॉट, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा, ठीक। अब ये जो वी नॉट था ना, ठीक है, मान लो कि ये पीक वैल्यू सबका लिखा हुआ है, ठीक है, इसका पीक वैल्यू, इसका जो पीक वैल्यू होगा पोटेंशियल का, इसका पीक वैल्यू, ये वी एल सब पीक वैल्यू लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा की लिया है, तो वी नॉट पीक वैल्यू है। तो ये आ गया। तो अपना जो फेज आ गया ये कुछ इस तरह से आ गया। अगर मान लो ये एक तरह से वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम मान लेते हैं कि VL और VC में VL बड़ा है, ठीक है, तो इफेक्टिव जो आ जाएगा अपना VC तो इधर, VR तो इधर ही रहेगा, और ऊपर आ जाएगा VL माइनस VC, है ना? अगर मान लो, यस सर। अगर मान लो कि VL बड़ा है, तो इफ VL इज ग्रेटर देन VC, अगर VC बड़ा होगा, अगर VC बड़ा होगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा VC माइनस VL, है ना? बोलो। यस सर। और VR तो अपना इधर ही रहेगा। तो इसका जो नेट होगा, इसका जो नेट V नॉट होगा, ठीक है, क्योंकि यही पोटेंशियल ना, यही V नॉट है, तीनों में डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो नेट पोटेंशियल इस केस में या इस केस में कोई भी केस में निकालोगे, ठीक है, तो V नॉट का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर।
ठीक है, अब दोनों में स्क्वायर है तो तुम ये VL माइनस VC करो या VC माइनस VL करो, सेम ही आएगा ना। यस Yes, सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल किस तरह से डिवाइड होता है। पोटेंशियल इस तरह से डिवाइड होता है, ऐसा नहीं कर देना कि ये 50 है तो इसके अक्रॉस 30 आ गया तो इसके इस दोनों के अक्रॉस 20 आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। अगर मान लो कि तो ये समझ आया कैसे हुआ। yes sir, clear है। ठीक है, अगर मान लो कि एक मेरे पास सर्किट था, मान लो कि जिसमें कि तीनों है। ठीक है, ये मान लो 100 वोल्ट का 100 साइन ओमेगा टी ले लेते हैं, V का वैल्यू, और इसके क्रॉस मान लो आ गया इसके क्रॉस मान लेते हैं हम कुछ भी मान लो, एक मिनट पूछ जाना। 80 वोल्ट का पीक वैल्यू है इसके क्रॉस, और ये रेसिस्टेंस है ना, ये इंडक्टर के क्रॉस हम ले लेते हैं, हमें 100 तो 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि VR क्या होगा। ठीक है, तो हमें देखो ये 100 वोल्ट का है पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू 100 वोल्ट का है, हमें इसके क्रॉस पता चल गया है कि जो VC है वो 80 वोल्ट है और VL है वो 20 वोल्ट है, तो VR क्या होगा। क्लियर है, तो हमें V नॉट जो होगा वो होगा रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ से कि V नॉट अपना 100 आया इज इक्वल टू, ठीक है, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC यानी 80 माइनस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट हटा के इधर इसी को स्क्वायर कर दो, कर सकते हैं ना। यस सर। yes sir, Yes, sir. तो ये आ जाएगा 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60. 60। ठीक है, Yes, sir. 60 का स्क्वायर 3600 360. इक्वल टू VR स्क्वायर माइनस 3600। ठीक है, Yes, sir. तो यस यहाँ सर। से VR स्क्वायर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो 10,000 में से 3600 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 6400। यस सर। तो यहाँ से VR इसका रूट लोगे ना, रूट ले लोगे ना, तो ये आ जाएगा 80। एक एक, ठीक है, बोलो, yes sir, इसका रूट लोगे ना तो 64 का 8 और ये 2 जीरो 1 बाहर आ जाएगा, तो VR 80। तो यहाँ पे देखो इसके क्रॉस 80 आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना है कि ये 100 है तो ये टोटल मिलके 100 तो नहीं ना हो रहा है, देखो 80 80 20, तो पोटेंशियल इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, यस सर। yes Yes, sir. क्लियर है। क्लियर है सर। तो इस सब पे देखो क्वेश्चन आते रहता है, जैसे कि मैंने लिया ना कि एक का दे देगा दूसरे का पूछेगा। तो अब चलो हम लोग थोड़ा सा रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इसमें जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है, उस इफेक्टिव रेसिस्टेंस को हम लोग जेड बोलते हैं, जेड। ठीक है, ठीक है, हम लोग जेड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। ठीक है, तो इसमें जो करंट होगा किसी भी टाइम पे, अगर हम पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात करें, मान लो कि एक ये है सर्किट, यहाँ पे कुछ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का लगा हुआ है। अगर हमें इसका इम्पीडेंस मालूम है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट का जो वैल्यू होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट, वो हो जाएगा ई नॉट बाई जेड।
ठीक है, यस सर। जहाँ की जेड है, जेड जो है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेड का वैल्यू होता है ना, जेड का वैल्यू कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस भी है ना, वो इसी तरह से डिवाइड होता है कि अगर यहाँ पे ये आर है, ठीक है, तो ऊपर जो होगा वो होगा एक्सएल और नीचे होगा एक्ससी। ठीक है, अब फिर यहीं पे फिर दिक्कत ये आ गया कि कौन बड़ा है। अगर एक्सएल बड़ा है तो ऊपर जो इफेक्टिव आएगा वो आएगा एक्सएल माइनस एक्ससी, और इधर आर आएगा। अगर एक्ससी बड़ा है तो ये आर आएगा और ये नीचे आएगा एक्ससी माइनस एक्सएल, है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नेट जेड की बात करें, जेड, ठीक है, तो जेड का जो वैल्यू होगा, ये थीटा मान लो, यहाँ से थीटा बना रहा है, तो जेड का जो वैल्यू होगा, तो जेड का जो वैल्यू होगा वो आइडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर या आर स्क्वायर एक्ससी माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, होगा ना। यस सर। जो जेड Yes, होगा sir. वो आइडर ये होगा, मैं एक ही लिखता हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। ठीक है, और जो अपना एक्सएल का वैल्यू था, ठीक है, वो था, अगर वैल्यू के साथ लिखे तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर, है ना। Yes, sir. यही था ना, पिछले क्लास में किए थे ना हम लोग ये। Yes, sir. तो आर का जो नेट जो आर होगा इसके कारण वो ये हो जाएगा। तो जैसे ही जेड आ जाएगा हमें, तो हम पीक वैल्यू ऑफ करंट बता सकते हैं या आरएमएस वैल्यू बता सकते हैं कि अगर आरएमएस दिया रहेगा तो आई आरएमएस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई आरएमएस अपॉन जेड, या आई नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई नॉट बाई जेड। क्लियर है? सर। Yes, sir. ठीक है ना। और इस दोनों में तो आपको रिलेशन पता ही है, आई आरएमएस और आई नॉट में। ठीक है, आई नॉट आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, तो अगर तुमसे मान लो कि आरएमएस पूछे और ई नॉट दिया हो, तो पहले तुम आई नॉट निकाल लो और उसको डिवाइड कर देना रूट टू से, आरएमएस आ जाएगा, है ना। यस सर। ये सब याद Yes, कर sir. लिया हो ना, आरएमएस एवरेज। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें थोड़ा सा कि ये आर था अपना, ये हम मान लेते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, और ये जो जेड है, ठीक है, जेड मान लो इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से हम टेन थीटा लिख सकते हैं। यही जो होगा ना फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, यही जो होगा करेंट, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इससे भी तुम करोगे ना तो यहाँ से भी तुम लोग फेज डिफरेंस निकाल लोगे। ठीक है, कि अगर कोई पूछे, ये यही था ना। हाँ, ठीक है। हाँ, अपना जो करेंट था ना वो इस डायरेक्शन में था ना, करेंट का जो एक्चुअल डायरेक्शन ये था, और जो जेड आया, जो इफेक्टिव भी आया, भी इफेक्टिव भी नेट, वो इधर आया या इधर आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन लैग कर रहा है कितने से, क्योंकि करंट का देखो ये है डायरेक्शन। ठीक है, मैं इसको आगे बताऊंगा, अभी रहने दो। तो यहाँ से tan थीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, अगर अगर एक्सएल बड़ा है एक्स सी से तो, ठीक है, या tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल माइनस अपॉन आर, अगर एक्स सी बड़ा है एक्सएल से तो। ठीक है, क्योंकि कोई बड़ा हो सकता है। यस ठीक है, सर। तो एक बात बताओ, ये क्लियर हो गया? यस अगर ये Yes, tan sir. थीटा आ गया, ये क्या आ गया tan थीटा, हम लोग cos थीटा, एक इसमें ना cos थीटा को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ से अगर cos थीटा भी लिखे, ठीक है, यहाँ से हम लोग cos थीटा लिखे तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यस सर। बेस है आर और हाइपोटेनस है जेड, Yes, sir. तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा आर बाई जेड, और जेड का वैल्यू ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्यों बोलते हैं हम लोग, जब पावर पढ़ेंगे ना तब आएगा, क्योंकि पावर जब हम लोग इसमें निकालेंगे ना तो एक cos थीटा का फैक्टर आ जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, यस सर। तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट पावर फैक्टर पूछ लिया है। ठीक है, वैल्यू दे देकर, ठीक है, डायरेक्ट तुमसे पावर
फैक्टर ही पूछ लेगा, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लेना है। पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर तो सिलेबस से हट किया, लेकिन पावर फैक्टर है अभी, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो आ गया R/Z, ठीक है, ओके। यस सर। तो अब हम फिर से पोटेंशियल पे लौट जाते हैं, ठीक है। अगर हम फिर से पोटेंशियल पे लौट जाए, चलो, तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें और पहला केस ले लें कि XL बड़ा है या VL बड़ा है, ठीक है, VC से, तो नेट पोटेंशियल जो आता था वो VL माइनस VC और इधर VR, ठीक है। और करेंट जो अपना आता था वो करेंट तो अपना इसी डायरेक्शन में आई था, ठीक है। तो नेट देखो, इस V का जो नेट होगा, ठीक है, इस V का जो नेट होगा इस दोनों का, ये इधर आ जाएगा V नेट, ठीक है, वो आएगा रूट अंडर VR² प्लस VL VL माइनस VC प्लस का VC होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ गया V, ठीक है। अगर हम इसको थीटा मान ले, अब देखो इस दोनों को भूल जाओ, ठीक है, इस दोनों को भूल जाओ। करंट अपना इस डायरेक्शन में था और जो भी आया वो इस डायरेक्शन में आया, तो कौन लीड कर रहा है? अगर हमको इसको फाई मान ले, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे पोटेंशियल लीड कर रहा है फाई से, यस सर। Yes, बोल sir. सकते हैं ना, पोटेंशियल लीड द करेंट बाई फाई। और वो फाई का वैल्यू क्या होगा? फाई का वैल्यू होगा कुछ और नहीं, टेन फाई की अगर हम वैल्यू निकाल ले, टेन फाई इक्वल टू VL माइनस VC बाई R, ठीक है, Yes, होगा sir. ना, यस सर। VL माइनस VC बाई R, ठीक है, टेन फाई का ये वैल्यू होगा, ठीक है। तो फाई का वैल्यू टेन इनवर्स VL माइनस VC बाई R, तो ये हो जाएगा। तो पोटेंशियल लीड कर रहा है। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल कब लीड करता था? जब रेसिस्टेंस इंडक्टिव होता था तब ना, जब इंडक्टर लगा होता था तब ना। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे, ठीक है, जब VL बड़ा होगा VC से, तो जो सर्किट है ना वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सर्किट बिहेव एज सर्किट बिहेव एज इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। Yes, sir. तो सर्किट जो है ना वो बिहेव करेगा इंडक्टिव सर्किट की तरह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल जो है वो लीड कर रहा है फाई से, या आप उल्टा बोल सकते हैं करंट लैग कर रहा है फाई से, ठीक है। यस सर। समझ गए ये आप लोग? समझ गए यस सर. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, चलो केस 2 ले लेते हैं। केस 2, VC बड़ा होगा VL से, तो उस केस में ये था अपना VR और इधर आ जाएगा ना VC माइनस VR, यस VL, सर। ठीक है। और करेंट का तो अपने पास डायरेक्शन इधर ही था, ऐसे करेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो नेट भी आएगा वो इधर आएगा, ठीक है, कुछ मान लो फाई एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे भी टेन फाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा वही VC माइनस VL बाई VR, ठीक है। तो यहाँ से फाई आ गया, तो देखो करेंट इधर था और नेट जो पोटेंशियल आया भी वो इधर आया, तो यहाँ पे कौन लैग कर रहा है? कौन लीड पोटेंशियल कर रहा है? Potential लैग कर रहा है है. ना, तो लीड कर यानी रहा है सर। करंट लीड कर रहा है, ठीक है। तो करंट कब लीड करता था? कैपेसिटर्स के केस में। कैपेसिटर के केस में, ठीक है, करंट लीड बाई फाई एंगल, ठीक है, फाई से, ठीक है। और फाई का वैल्यू ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्किट है, सर्किट बिहेव एज कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। यस सर। दोनों Yes, केस sir. क्लियर है? यस सर। तो करंट वगैरह देख लो, वही होगा करंट, वही इम्पीडेंस निकालना हो तो जेड तो निकाल ही लोगे, जेड के लिए आर चाहिए, एक्सएल एक्सी चाहिए, ठीक है। करंट अगर निकालना हो तो करंट इक्वल टू, अगर आई नॉट निकालना हो तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, ठीक है, जेड निकाल लोगे।
ठीक है, फिर इसके केस में वो, तो ये सब हो गया। अब ये बताओ कि अगर केस 3 ले लेते हैं, यहीं से थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ज्यादा चर्चा करेंगे। केस 3 हो सकता है कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी आ जाए, या ऐसा ले ले भी वी एल इक्वल टू वी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उस पे हम लोग फिर रेसिस्टेंस पे भी यहाँ से आएंगे। वी एल इक्वल टू वी सी। ठीक है, अब बताओ जब वी एल इक्वल टू वी सी हो जाएगा तो क्या होगा? सर कोई भी इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। यस सर। हाँ, तो अगर वी एल इक्वल टू वी सी हो जाएगा ना, तो जो पूरा ये था करेंट आई, और यहाँ तो सिर्फ रेसिस्टेंस बचेगा ना, ये दोनों तो आपस में होकर 0 हो गया ना, यस यस सर। सर। वी आर बचेगा ना, ये कब होता था? रजिस्टर के केस में। ठीक है, तो इसमें जो होगा ना, सर्किट बिहेव एज प्योर रेसिस्टेंस है कि नहीं? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इस केस में जो है सर्किट प्योर रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और इस केस में जितना भी पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो, या यहीं पे रहने देते इसको भी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर वी एल इक्वल टू वी सी, ये हो गया, ये हो गया, चलो तो यहीं पे थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, ये तो अपना हो गया ये तीनों केस कि कब सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लो एक रेसिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है, एक कैपेसिटर बना लिए, एक इंडक्टर बना लिए। ठीक है, और मान लो कि इसमें आई करंट निकला, आई नॉट करंट निकला, ई दिया हुआ था, ई नॉट साइन ओमेगा की, तुम यहाँ से आई नॉट निकाल लोगे। आई नॉट कैसे निकालोगे? ई नॉट बाई जेड। जेड कर दोगे, जेड निकाल लोगे। ठीक है, ये मान लो आर है, इसके अक्रॉस एक्स सी है और ये एक्स एल है। ठीक है, तो तुम जेड निकाल लोगे और उससे करंट आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, वो आ जाएगा आई नॉट इंटू आर। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा ना, वो आएगा आई नॉट इंटू, पोटेंशियल होता है वी इंटू आई इंटू आर, ठीक है, एक्स सी। इसके अक्रॉस आ जाएगा आई नॉट इंटू एक्स एल। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हम किसी के अक्रॉस पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, जो ये पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है, क्योंकि ये आई नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आएगा। ठीक है, यस सर। क्लियर है ये? तो अगर हम मान लो यहाँ से हम tan फाइव भी निकाल सकते हैं, यानी फाई निकाल सकते हैं ना कि कौन कितने से लैग कर रहा है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, फाई निकाल लेंगे, तो जैसे ही फाई निकालोगे तो तुम करेंट का इक्वेशन ऐसे लिखोगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की, देखो ईएमएफ है ना, ठीक है, तो -5, एक तो आएगा -5, -5 कब आएगा? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कौन लैग कर रहा है? आई ना, तो यहाँ पे आई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा की -5, जो कि लैग कर रहा है फाई से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई का जो वैल्यू आएगा वो आई नॉट साइन ओमेगा की +5 आएगा, यस सर। क्योंकि यहाँ करंट लीड कर रहा है फाई से। ठीक है, तो इसमें +5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे वहां पे हम लोग करते थे ना, आई का फंक्शन लिखते थे तो -5/2 या +5/2 कैपेसिटर रेसिस्टेंस के केस में, तो यहाँ तो फेज डिफरेंस फाई का है, तो फाई आएगा। ठीक है, यस सर। यस ठीक सर। है, जब इसके केस में तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसके केस में तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फेज डिफरेंस होगा ही नहीं। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हम लोग पोटेंशियल का चर्चा कर लिए, पोटेंशियल पे जो भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी आर जो हो जाएगा वो आई नॉट आर हो जाएगा, वी सी जो हो जाएगा वो आई नॉट एक्स सी हो जाएगा, और वी एल हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स एल। ठीक है, यस सर। यस सर।
क्लियर है ये? क्लियर है सर। ओके, एक मिनट। कोई और ज्वाइन किए हो सर कि नहीं आप लोग? हाँ नो बेटा। सर। हाँ जी। सर की पूछनी थी सर, ये हाँ, वाला जो केस है इसमें आई की वैल्यू रजिस्टर के केस की तरह क्यों आ रही है? किसके की तरह? जैसे रजिस्टर्स के केस में होता था ना, वहाँ पर करंट लैग करता था, किसके पोटेंशियल केस में? पोटेंशियल। किस केस में बेटा? सर सब जब वी एल ग्रेटर देन वी सी होता था। हाँ, तो बी एल ग्रेटर देन बी सी होगा तो तुमने क्या बोला ये? सर तो जो वहाँ पर इतनी वैल्यू आ रही थी और यहाँ पर भी, ये समझा दो सर, दोनों केस में सेम कैसे आई की वैल्यू? किस में, इसमें? यस सर, आपने लिखा ना अभी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। हाँ, अच्छा, यहाँ पे? यस सर। नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो वो पता चलेगा कि एक्सएल और एक्सी में कौन बड़ा है, उससे पता चलेगा कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा की प्लस माइनस फाइव कुछ भी हो सकता है। प्लस कब होगा और माइनस कब होगा? प्लस कब होगा? जब कैपेसिटिव ज्यादा रहेगा, ये एक्सी ज्यादा रहेगा तो, यानी कैपेसिटर के केस में होता है ना। यस सर। ठीक है, और माइनस कब होगा? जब एक्सेल बड़ा होगा। ठीक है, तो उस केस में जो इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा सर्किट। ठीक है, यस सर, क्लियर। तो ये आप लोग 4 लोग ही हो अभी तक? नहीं सर, 8 जने। यस सर, 8 हो 8 गए? जगह। यस सर। अच्छा, चलो सही है। तो अब हम लोग फिर से रेसिस्टेंस पे आते हैं। इधर कुछ छूटा तो नहीं? रेसिस्टेंस के केस में तो हमने कर लिया था कि वो दोनों एक्सएल माइनस एक्सी और बी एल माइनस बी सी, ये हो गया। और का हमने यहाँ किया था ना। हाँ, चलो। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें, जेड की बात करें, इम्पीडेंस की, ठीक है, तो जेड में क्या होगा कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा है कि इधर आर आया, ठीक है, ऊपर एक्सएल है और नीचे एक्ससी है। ठीक है, अगर एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, ठीक है, तो ये इस तरह का होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो ये जेड होगा, ठीक है, नीचे बना देते हैं, इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा ना, ये आर और ये एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, और ये जो होगा अपना इधर जेड होगा। ठीक है, और ये जो भी फाई होगा, तो हम लोग 10 फाई वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अपना जो जेड हो जाएगा वो आ जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है, इम्पीडेंस का ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो फिर वहीं पे हम 10 फाई अगर लिखे तो परपेंडिकुलर बाई बेस एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर, ये आ जाएगा। ठीक है, कॉस भी लिख सकते हैं जेड बाई आर। ठीक है, कॉस फाई जो आ जाएगा पावर फैक्टर वो जेड बाई आर। ठीक है, तो करंट जो सर्किट में हो जाएगा वो अगर हम आर एम एस निकाले और या कोई भी निकाले तो उस केस में ई नॉट बाई जेड आई नॉट आ जाएगा, और आई आर एम एस जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई आर एम एस बाई जेड। ठीक है, तो ये तो केस हो गया। और इसमें यहाँ से हम भी बोल सकते हैं कि अगर एक्स एल बड़ा होगा एक्ससी से तो जो सर्किट है वो इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी तो सर्किट बिहेव एज इंडक्टिव सर्किट, है ना। यस सर।
दूसरा केस ले ले जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि अगर केस 2 ले ले कि अगर मान लो एक्स बड़ा हो गया एक्सएल से, ठीक है, तो उस केस में आर तो इधर आएगा और इधर आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल, ठीक है, तो जेड अपना इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये फाइव, तो जेड का वैल्यू इस केस में हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो फिर वही आई वगैरह निकालना हो तो आई नॉट इक्वल टू ए नॉट बाई जेड और आई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस बाई जेड, ठीक है, तो ये आ गया। तो फिर फाई निकालना हो तो फाई यहाँ से टेन फाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर बाई, सॉरी, आर बाई जेड, नहीं नहीं, टेन फाई एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर, और कॉस फाई पावर फैक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आर बाई जेड, ठीक है। यस सर वहाँ सर। पर आई आर एम एस है, वहाँ पर ई आर एम एस आएगा ना बाई जेड। हाँ, यहाँ ई आर एम एस, ठीक है। फिर यहाँ से तुमने क्या लिखा था, हाँ, तो यहाँ पे जो है अगर एक्स सी बड़ा होगा तो कैपेसिटी जो सर्किट है बिहेव करेगा कैपेसिटर की तरह, बिहेव एज कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि कौन लैग करेगा कौन लीड करेगा, ठीक है। तो कैपेसिटिव के केस में क्या होता था, करंट लीड करता था, ठीक है, यस सर। यस सर। करंट लीड, और इसमें पोटेंशियल लीड करता था। चलो अब तीसरा इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे कि अगर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी आ गया तो उस केस में क्या होगा, जेड का वैल्यू अपना होता था, जेड का वैल्यू अपना जो होता था वो होता था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी या एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये आता था। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ये तो जीरो हो गया ना, यस सर। यस अगर सर। ये हो गया तो ये तो जीरो हो गया, तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर बचेगा ना सिर्फ, यानी यस जेड जो होगा वो आर आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में तुम करेंट लिखो तो जेड आर आ जाएगा, ठीक है, तो अपना ये आर है और जेड भी इधर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो थीटा है फाई का वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा ना, यस यस सर। सर। ठीक है, फाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा और कॉस फाई इक्वल टू जीरो, यानी इसका वैल्यू, या सॉरी, कॉस जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है, कॉस जीरो वन आ जाएगी, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये पावर पढ़ेंगे तब वहां पे करेंगे, ठीक है। तो ये फाई इक्वल टू जीरो आ गया। अगर हम करंट की बात करें तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई जेड, या हम ऐसे बोल सकते हैं आई इक्वल टू ई नॉट बाई आर। ये जो करंट है ना इस केस में वो मैक्सिमम होगा, इस केस में जो करंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। क्योंकि एक टर्म गायब हो रहा है ना, ये टर्म गायब हो रहा है ना नीचे से, यस। डिनोमिनेटर यस सर। डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो रहा है ना, यस सर। जेड का वैल्यू कम हो रहा है ना, तो करंट जो है उस केस में मैक्सिमम फ्लो करेगा सर्किट में प्योर रेसिस्टेंस के केस में, ठीक है, यस सर। समझ गए। प्योर रेसिस्टेंस के केस में करंट मैक्सिमम, और अगर हम पावर अगर डिफाइन कर लेंगे तो देखो पावर में क्या आता है ना, वो cos फाइव मल्टीप्लाई आता है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि पावर जो है वो मैक्सिमम डिलीवर करेगा, समझ गए। यस सर। तो करंट मैक्सिमम होगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिजोनेंट कंडीशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिजोनेंस, ठीक है, या रिजोनेंट कंडीशन, ठीक है। अगर एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाए ना, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी हो जाए ना, तो इसको हम बोलते हैं रिजोनेंट कंडीशन, ठीक है। उस केस में क्या होगा, रिजोनेंस होने लगा, उसमें क्या होगा, मैक्सिमम करंट डिलीवर करेगा, ठीक है, सर्किट अपना, या
करंट मैक्सिमम होगा तो पावर भी मैक्सिमम होगा, और उस केस में जो पावर होगा ना, सारा का सारा जो पावर, उस केस में देखो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया ना, तो उस केस में क्या होगा, सारा का सारा पोटेंशियल भी इसके क्रॉस ही आ जाएगा, रेसिस्टेंस के क्रॉस ही आ जाएगा। इस दोनों के पास कोई भी पोटेंशियल भी नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मान लो कि ये है, ये रेसिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ठीक है। ये मान लो ऐसा ईएमएफ लगा हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आर है, ये एक्ससी है, ये एक्सएल है। अगर एक्ससी इक्वल टू एक्सएल आ गया, ठीक है, एक्ससी, तो उस केस में जितना भी ईएमएफ है ना, तो सबका सब ये इसी के पास आ जाएगा। इस दोनों के क्रॉस कुछ रहेगा ही नहीं। उस केस में हम आई इक्वल टू लिख सकते हैं ई नॉट बाई आर, और बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई नॉट इंटू आर, ठीक है। बी यस नॉट सर। इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये होगा कब, तो होगा कब, एक्ससी माइनस रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन की अगर हम बात करें, तो उस केस में क्या हुआ कि एक्सएल इक्वल टू एक्ससी आया, ठीक है। एक्सएल इक्वल टू एक्ससी आया, एक्सएल को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, और एक्ससी को लिख सकते हैं 1 ओमेगा इंटू सी। तो हम ओमेगा को इधर लाओ और एल को इधर लाओ, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/L इंटू सी। हम ओमेगा को लिख सकते हैं 1/√LC। इस ओमेगा पे, ठीक है, इस ओमेगा पे ये कंडीशन आएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखें, तो देखो फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई ओमेगा इक्वल टू एफ होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर लिखे तो ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा ये है, ठीक है, तो आ जाएगा 1/2 पाई LC, √LC, है ना। यस सर। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐसा कर दे कि सर्किट रिजोनेंस में आ जाए, ठीक है, या ऐसा बोल दे कि हम फ्रीक्वेंसी को ऐसा सेट कर दे कि एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, सर्किट रिजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा, उसमें मैक्सिमम पावर मैक्सिमम करंट डिलीवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक्सएल इक्वल टू एक्ससी आ गया, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, और यहाँ पे थोड़ा कुछ और डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। तो ये तो रिजोनेंस हो गया। हाँ, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, रेसिस्टेंस भी जो जेड है वो मिनिमम हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, जेड और फ्रीक्वेंसी का, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस तरह का बनेगा, और ये जो मिनिमम जेड होगा, जेड मिनिमम जो कि आर के वैल्यू होगा, ये फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होगा, FR पे होगा। इससे ऊपर भी जाएंगे तब भी बढ़ेगा जेड, और इससे नीचे, यानी अगर कहीं भी जाए, मान लो कि ये जो है ना, यहाँ पे जेड मिनिमम हुआ, ठीक है, जेड मिनिमम हुआ, और जेड मिनिमम का वैल्यू आर आया, ठीक है। इससे इधर जाए या इधर जाए, दोनों केस में जेड बढ़ेगा ही, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर है, तो वो बढ़ेगा ही, ठीक है, जेड का वैल्यू, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, करेंट जो है अपना वो मैक्सिमम डिलीवर करेगा। क्या है, करेंट जो है वो अपना मैक्सिमम, अगर हम करेंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, ठीक है, करेंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा FR पे क्या होगा, जो करेंट है वो अपना वो मैक्सिमम डिलीवर होगा, ठीक है, आई मैक्सिमम, ठीक है, आई मैक्स। और आई मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो होगा E0/R, ठीक है, यस यस सर। ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे ये सब होगा। देखो, रेडियो सुने और रेडियो का यूज किए हो आप लोग, सुनिए सर। ठीक है। रेडियो में जो वहां पे होता था चैनल चेंज करने वाला, उसको तुम घुमाते थे, तो क्या होता था, कभी कभी ऐसा भी होता था ना कि एक ही चैनल पे दो दो आवाज आने लगता था, या एक एक का इंटेंसिटी ज्यादा रहता था, एक का कम होता था, ठीक है, यस ऐसा होता है ना। तो वहां पे भी हम लोग ना क्या करते हैं ना, वहां पे हम रिजोनेंस पे काम करते हैं। अगर मान लो कि किसी भी, मान लो कि कोई भी चैनल है 97.5 ले लेते हैं, उस पे तुम
फ्रीक्वेंसी उसका तुम मैच कर दोगे ना, वो फ्रीक्वेंसी दिखाता है ना 97.5 या जो भी है 93 पॉइंट कुछ भी, वो फ्रीक्वेंसी है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि कैपेसिटर कैपेसिटर को चेंज कर करके, ठीक है, वो जब हम उसको घुमाते थे ना, ठीक है, रेगुलेटर को घुमाते थे ना, तो वो क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, ठीक है। और एक फ्रीक्वेंसी पे अगर मान लो कि हमें कोई चैनल सुनना है कोई, ठीक है, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे जहां पे कि उसका इंटेंसिटी या जिस पे कि उसका पावर मैक्सिमम हो, ठीक है। तो अब मान लो कि 97.5 सुनना चाहते हैं, तो 97.5 पे जाके वहां पे मैच करा देंगे, तो वहां पे जो भी चैनल होगा उसका हाई फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी होगा, हाई पावर होगा, तो हमें सिर्फ वही चैनल का आवाज सुनाई देगा, ठीक है। yes sir, ठीक है, वही कहीं कहीं क्या होता था कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता था, ठीक है। तो कभी कभी होता था दो दो आवाज आ रहा है, ठीक है, एक का इंटेंसिटी ज्यादा होता था, एक का इंटेंसिटी कम होता था, तो हम अगर पीक पे चला जाए, ठीक है, मैक्सिमम पे चला जाए, पावर मैक्सिमम पे चला जाए, तो सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देगा, ठीक है, क्योंकि हम उस वो फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया, ठीक है। थोड़ा भी इधर उधर रहेगा तो डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। yes sir, हेलो। तो ये सब चीज वहां पे फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते थे। फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए हो सकता है कि कैपेसिटर चेंज करे फ्रीक्वेंसी ओमेगा, देखो फ्रीक्वेंसी चेंज 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो या तो हम एल को चेंज करें या सी को चेंज करें, तो वहां पे जो रेडियो होता था ना उसमें हम जनरली सी को चेंज करते थे ताकि हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाए, ठीक है। यस सर। समझ yes गए। sir, तो ये था एप्लीकेशन वहां पे, इसका रेडियो वगैरह में होता है, ठीक है। तो ई नॉट बाई आर ये मैक्सिमम हो गया। चलो इसमें तो और कुछ बचा नहीं ना, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रैंक मैक्सिमम। इसमें कोई और ग्राफ एक्सएल इक्वल टू एक्स सी ओमेगा एल बी आर इक्वल टू 1.2 पाई एल सी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसमें देखो एक क्वालिटी फैक्टर आता था, वो अपने सिलेबस से हट गया है, ठीक है। इसमें एक क्वालिटी फैक्टर आता था, वो क्वालिटी फैक्टर का कुछ नहीं, फार्मूला था 1/r रूट एंगल एल वाई सी, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू 1/r रूट एंगल एल वाई सी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन अब सिलेबस से हट गया है ये, ठीक है। तो ये एफ आर, और देखते हैं कुछ सिलेबस चेक करने दो मुझे, इसमें से बहुत सारा ना हटाया है, चेंज सर किया है इस पर। आपने कहा था हाँ हाँ बेटा बोलो। कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताओगे सर, तो अभी बता दीजिए, फिर एंड में लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। देखो मैं ना ग्रुप में एक भेजा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक करके, मनीषा मैम ने भी भेजा है शायद, आप जो जिस भी ग्रुप में हो ना यस उसमें सर भेजा आप, है। है ना, तो उसमें yes इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है, देख लियो आप लोग। यस सर। yes sir, हाँ, तो उसमें सब इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है, ठीक है। एक मिनट रुक जाना, इसमें सिलेबस देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज ना कट किया गया है यहाँ से। रिजोनेंस के केस देख लेता हूँ, रिजोनेंस में तो ये ठीक है, वी आई। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, हो गया ये, ठीक है। एक सर्किट है, ये इंडक्टर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है और ये रेसिस्टेंस है, एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। एक्सएल का वैल्यू 2, एक्सएल का वैल्यू 20 ओम, एक्ससी का वैल्यू 20 ओम। पता चला कुछ हो रहा है, 20 आ गया, यस सर। क्या होगा यहाँ पे। जीरो हो जाएगा फिर एक्सएल माइनस एक्स लिए रेजिस्टेंस रह जाएगी इम्पीडेंस। आर की वजह से। रेजोनेंस का केस में आ जाएगा ना, फाइंड 1 जेड, ठीक है, 2 करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, 3
V at R, ठीक है। सॉरी, मैंने कुछ गलत बताया है क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ तो लगता है मेरे से। चलो यहाँ पे अभी करेंगे तो आ जाएगा कुछ, मैं लगता है VR3, ये 3 है, ये 4 है। V0R, ठीक है, यानी पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस R, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस C, और पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस L, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो। सर इसमें आई टी में भी क्या बताना है सर? आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है ना, तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो ये रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा ना, यस सर। तो रेसिस्टेंस के उस केस में क्या होता था, करंट और भी सेम डायरेक्शन में आ जाता था ना, यस सर। यस सर। फाई 0 हो जाती थी। तो जो यस सर। फंक्शन भी का रहेगा वही आई का रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की, ये तो चेंज नहीं होगा, फाई वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। आई नॉट का वैल्यू निकाल लो तुम, आई नॉट क्या होगा, वी नॉट बाई जेड, ठीक है। वी नॉट नहीं, आई नॉट 10 नहीं होगा, वी नॉट बाई जेड होगा ना, यस यस सर, वी सर। नॉट बाई, ठीक है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक्सएल इक्वल टू एक्स सी है ना, ठीक है, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी है इस केस में, दोनों का वैल्यू 20 20 है, तो जेड का वैल्यू आर हो जाएगा, है ना। यस सर। यस। तो आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा ई नॉट बाई या वी नॉट बाई जेड, ठीक है, यानी 10, वी नॉट का वैल्यू 10 है, ठीक है, बाई 2 या 5 एम्पियर, ठीक है। यस सर। तो आई का जो वैल्यू आ जाएगा, आई नॉट फंक्शन ऑफ टाइम आई नॉट 5 साइन ओमेगा की, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही फेज में है, एक्सएल इक्वल टू एक्स ही आ गया। अब देखो पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टेंस भी नॉट, ठीक है, हम आई नॉट इंटू आर लिख सकते हैं, तो आई नॉट का वैल्यू 5 आया, आर आया 2, यानी 10 वोल्ट। वी नॉट अक्रॉस कैपेसिटर, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्स सी, ठीक है, तो आई नॉट है 5 और एक्स सी कितना है 20, यानी 100 वोल्ट, ठीक है। और वी नॉट अक्रॉस एल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आई नॉट इंटू एक्स एल, तो ये भी देखो 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 वोल्ट, ठीक है। यस यस सर। सर। तो ये मैंने शायद ये बोल दिया था ना कि रिजोनेंस के केस में सारा का सारा पोटेंशियल रेसिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा। यस सर। यस सर। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, तीनों के क्रॉस आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना वी नॉट, ये इसके क्रॉस आ जाएगा, यहाँ से भी तुम नेट निकालोगे ना, तो ये माइनस ये क्या आ जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा ना, यस सर। सर। ठीक है। तो रेसिस्टेंस के क्रॉस में वी नॉट आ जाएगा, ये जो है ना वी नॉट, ये इसके क्रॉस 10 वोल्ट जो कि आ चुका है ना। यस सर। यस सर। तो एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। ये तो रिजोनेंस का केस भी हो गया था इसमें, चलो एक मैं सिंपल सा देता हूँ। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, एसी सोर्स ऑफ, V इक्वल टू 10
साइन ओमेगा की ले लेते हैं। एक्सएल का वैल्यू 10, एक्ससी का वैल्यू ओम, एक्ससी का वैल्यू 6 ओम और आर का वैल्यू 3 ओम। ठीक है, फाइंड फाइंड आई नॉट, आई आर एम एस। तो आई नॉट निकालने के लिए तो तुम्हें पहले जेड निकालना ही पड़ेगा, तो अब उसको रहने दो। वी अक्रॉस, वी नॉट अक्रॉस आर, ठीक है, वी नॉट अक्रॉस एल और वी नॉट अक्रॉस सी। चलो कैलकुलेट करो। ये तीसरा लिख लेना, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आया किसी का? कर रहे हैं सर। ओके करो। डन सर। डन। चलो सबसे पहले आपने जेड निकाला होगा, यस सर। यस सर। क्योंकि आई नॉट निकालने के लिए तो जेड चाहिए। तो जेड आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, आर का वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो कौन बड़ा है, एल में, तो Yes. 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाएगा, है ना। यस सर। जेड Yes, जो sir. आएगा 5 ओम। तो यहाँ से पहला आई नॉट जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी नॉट बाई जेड, तो ये आ जाएगा 10 बाई 5 2 एम्पियर। हमें आरएमएस चाहिए, तो आई नॉट पता चल गया तो आरएमएस आ जाएगा ना। यस सर। Yes, sir. ये होता है आई नॉट बाई √2, यस सर। ये आ जाएगा 2 बाई √2, तो √2 करोगे तो √2, ठीक है, यस सर। Yes, sir. एम्पियर। तीसरा वी नॉट आर, तीसरा में 3 है, वी नॉट आर जो आएगा वो आएगा आई नॉट इंटू आर, ठीक है, 15। आई नॉट है 5 इंटू आर 3 है ना 15 वोल्ट, ठीक है। इसमें फिर आ जाएगा वी ओ एल, ठीक है, वी नॉट एल, तो ये आ जाएगा आई नॉट इंटू एक्स एल, ठीक है, तो 5 इंटू एक्स एल कितना है 10, 30 वोल्ट, ठीक है। फिर तीसरा सी, ठीक है, तो आई नॉट इंटू एक्स सी का वैल्यू कितना है 6 ओम, ठीक है, तो 5 इंटू 6, ठीक है। आई एज ए सर फंक्शन ऑफ इसमें टाइम। आई नॉट 2 नहीं है सर। अच्छा अच्छा, आई नॉट का वैल्यू 2 है ना। यस सर। अब तो ये पूरा चेंज ही हो गया। तो 6 20 12, ठीक है। यस सर। तो ये अब देखो हमें आई एज ए फंक्शन ऑफ पर टाइम सर आई निकालने के नॉट लिए, का तो हाँ बोलो बेटा, आई नॉट का वैल्यू 2 है ना,
यस सर 2 ही है। ठीक है, यस सर। 5 तो जेड आया था ना। चलो अब देखो, हमें करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखने के लिए हमें तो ये आई इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, यस सर। प्लस 5 प्लस माइनस जो भी होगा। ठीक है, हमें अब चेक करना पड़ेगा, आई नॉट का वैल्यू 5 है, 2 है, आई नॉट का वैल्यू 2 है ना। यस तो सर। ये अब हमें चेक करो सर कि एक क्या डाउट है। हाँ जी बोलो। सर आपने यहाँ पे आई नॉट बी नॉट बाई 2 है, फिर 10/5 लिख रखा है। कहाँ पे? 2 यहीं नहीं पे है ही। यार, जेड है, जेड है, ठीक है। वी नॉट बाई जेड। ठीक है, समझ गए? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, आई नॉट का वैल्यू हमें पता चल गया 2 है, 2 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। अब देखो 5 का वैल्यू पता करना है और प्लस होगा या माइनस। तो देखो यहाँ पे इंडक्टर बड़ा है ना, यस सर। एक्सेल बड़ा है ना, यस सर। एक्सी छोटा है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्सेल माइनस एक्सी, एक्सेल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो यहाँ से जो आएगा यही आएगा ना 5। यस सर माइनस आएगा। एक्सेल माइनस एक्सी करोगे तो एक्सेल माइनस एक्सी में तो 10 माइनस 6 4, और आर का जो वैल्यू था वो 3 था, तो ये 3। ठीक है, तो ये जो जेड होगा ये जेड होगा, तो ये 5 आएगा। तो 5 जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 5 का जो वैल्यू आ जाएगा वो परपेंडिकुलर यानी 4/3। तो जो 5 है वो 53 डिग्री। ठीक है, यस वैल्यू यस सर। सर। 53। अब यहाँ पे देखो, जो पोटेंशियल यहाँ पे देखो कौन बड़ा है, एक्सेल बड़ा है ना। यस सर। तो जो कैपेसिटर है, ये सॉरी जो सर्किट है वो किस तरह से बिहेव करेगा, इंडक्टर की तरह। इंडक्टिव सर्किट होगा ना। यस सर। इंडक्टिव सर्किट, तो इंडक्टिव सर्किट के केस में अगर हमने करंट लिख रहे हैं तो करंट लैग करता है या लीड? लैग करता है ना, यस यस तो सर। माइनस 53 डिग्री। ये कुछ इस तरह का बनेगा, भी ऊपर और आई नीचे, और ये 5 जो 53 है। ठीक है, तो अगर भी का फंक्शन बी नॉट साइन ओमेगा टी है, इसका फंक्शन बी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई नॉट का फंक्शन ये आ जाएगा। अगर भी का फंक्शन जो कि 10 साइन ओमेगा टी है, ठीक है, तो ये इससे 53 डिग्री लैग कर रहा है, तो माइनस 53 आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अगर यहीं पे अगर एक्सी मान लो कि 6 रहता और एक्सएल 3 रहता तो प्लस आ जाता है, क्योंकि वो कैपेसिटिव सर्किट आ जाता। यस सर। ठीक है, ये यस सर। टाइम कितना हुआ? टाइम है ना अभी? यस सर। गया अभी टाइम। चलो हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं पावर का। पावर इन सर एसी एक बार सर्किट। जो लास्ट स्लाइड थी वो एक बार शो कर दीजिए। 1 मिनट। क्या हो गया? पावर इन एसी सर्किट। चलो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, जो पावर होता है एवरेज पावर, ठीक है, यहाँ पे एवरेज पावर की हम बात करते हैं। अगर पावर भी बोले ना तो तुम एवरेज ही समझना। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS IRMS इंटू cos फाइव। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P एवरेज इक्वल टू IRMS को हम VRMS बाई जेड लिख सकते हैं ना। यस सर। तो ये आ जाएगा VRMS का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू cos फाइव। यहाँ पे 5 वही है पावर फैक्टर वाला, 5 उसी तरह से निकालोगे जैसे हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, यस सर। तो अगर भी आई दिया हुआ है तो ऐसे। ठीक है, अगर सिर्फ VRMS पता है तो
और जेड पता है तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे वहां पे भी करंट में ही पढ़े थे ना, 2-3 फार्मूला। ठीक है, यस सर। उसी तरह है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये पावर एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई के फैक्टर से मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम कॉस फाई को बोलते थे पावर फैक्टर, जो हमने पीछे भी लिखा। ठीक है। यस सर। ठीक है, कॉस फाई पावर फैक्टर। अब बताओ पावर मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा। और कॉस फाई मैक्सिमम कब होगा? जब फाई जीरो होगा। यस फाई सर। जीरो पे ना, फाई जीरो पे कॉस फाई मैक्सिमम 1 होगा। और ये कंडीशन कब आता था? जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो। यस सर। ठीक यस है, सर। उस केस में जो है पावर मैक्सिमम आता था। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते थे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सर्किट उस केस में यस रिजोनेंस सर। कंडीशन में आ जाता था। ठीक है, सर इसमें पावर का मतलब क्या है सर? क्या? सर हेलो। पावर पावर का मतलब क्या है सर? पावर डिलीवर्ड बाय द सर्किट। ठीक है, टोटल पावर डिलीवर्ड बाय द सर्किट। समझ गए? यस हेलो, सर। समझ गए? यस सर सर। भी कितना ज्यादा करंट करेगा उतनी पावर ज्यादा होगी? हाँ हाँ, होगी ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। यस सर। ठीक है, पावर सर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल और मतलब आई दोनों पे। क्या क्या बोलो फिर से। पावर सर पोटेंशियल और आई हाँ दोनों पे हाँ 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 हाँ, इस केस में अगर हम ले तो कर रहा है। ठीक है, बोल सकते हैं ना उसमें। यस सर। यस। अगर मान लो फाइव 90 डिग्री आ जाए, 590 आ सकता है कभी? आ सकता है ना? 590 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? बोलो। जो फाइव का वैल्यू था अपना, वो हमने क्या लिखा था? कॉस फाइव इक्वल टू आर आर बाई अपॉन जे। जी। ठीक है, तो अगर कॉस फाइव जीरो होना है, ठीक है, तो आर जीरो हो जाएगा ना। अगर मान लो आर जीरो हो जाएगा तो कॉस फाइव जीरो हो जाएगा। यस यस। सर। तो उस केस में जो पावर है, उस केस में जो पावर है वो क्या हो जाएगा? जीरो ना। यस सर, जीरो हो तो जाएगा। सर्किट यस कोई पावर ही सर। कंज्यूम नहीं करेगा। तो इस केस में जो है ना, इस केस में इसको हम बोलते हैं वाटलेस करेंट, या ऐसा इसको बोलेंगे करेंट, करेंट इज वाटलेस। ठीक है, पावर कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सर्किट में क्या हो रहा है? पावर कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। ठीक है, यस सर। समझ गए? यस सर। तो यस सर। वाटलेस करेंट के केस में क्या होगा? सर्किट में सिर्फ आर ही जीरो हो जाए। ठीक है, सिर्फ हो सकता है कि इंडक्टर हो, इंडक्टर या कैपेसिटर। प्योर इंडक्टर के केस में भी पावर जीरो होगा, होगा ना। प्योर कैपेसिटर के यस केस सर। में भी पावर क्या होगा? जीरो होगा। जीरो होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, तुमसे पावर पूछ लेगा। ठीक है, पावर तुमसे पूछ लेगा, वी आर एम एस आई आर एम एस दे देगा। ठीक है, और हो सकता है कि उसमें रेसिस्टेंस ही ना हो। ठीक है, तो पावर जीरो होगा। समझ गए? यस सर, समझ गए। क्वेश्चन देते हैं एक दो को। चलो, एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, आर का वैल्यू, सर्किट है जिसमें आर का वैल्यू 20 ओम है, एल का वैल्यू जो है वो 1.5 हेनरी है। इसमें एल दिया हुआ है, एक्सएल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सी का वैल्यू है 35 माइक्रो फेराड। ठीक है, एक कनेक्टेड किया यस। गया है, कनेक्ट किया गया है इसको 220 वोल्ट एसी सप्लाई से। अब फिर यहीं पे बात आ गया, 220 वोल्ट ये क्या होगा? वी नॉट, वी आर एम एस, या क्या? वी नॉट। नहीं, मैंने बोला था ना आर एम एस होता है। यस। बोलो। यस सर।
ठीक है। तो इसमें हमें बताना है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, पहला ओमेगा एफ आर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरा पावर, पावर इन रिजोनेंस केस, ठीक है, पावर इन रिजोनेंस कंडीशन। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता था, या ऐसा कर लेते हैं, एफ आर नहीं लिख के ओमेगा आर बता दो। जैसे ओमेगा आर आ जाएगा तो एफ आर भी आ जाएगा। तो हमने लिखा था कि ओमेगा आर जो था वो 1/√LC था ना। यस सर। इसको सॉल्व कर लो वैल्यू रख के। एल का वैल्यू 1.5, ठीक है। सी का वैल्यू 35 इंटू 10⁻⁻6 है ना। यस यस सर। सर। तो ये आ जाएगा, देखो 1.5 है, इसको भी जीरो यहाँ पे भेज दोगे तो 10⁻⁻7 आ जाएगा। और ये 15 इंटू 35 इंटू 10⁻⁻7, इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा आर आ जाएगा, ठीक है। फिर पावर पूछा है, तो ओमेगा जैसे ही आ गया तुम एक्सएल निकाल लोगे, एक्ससी निकाल लोगे, ठीक है। फिर यहाँ से तुम कॉस फाई निकाल लोगे, ठीक है। कॉस फाई आर अपॉन जेड, ठीक है। यहाँ से एक्सएल एक्ससी निकाल लेंगे, आर तो वैल्यू पता ही है तो जेड निकाल लोगे, ठीक है। तो कॉस वाई, और ये जो दिया हुआ है ना, ये है वी आर एम एस। ये जो दिया हुआ है, हमने बोला था ना पहले क्लास में ही कि ये इस तरह से सिर्फ लिखा हो तो समझना वी आर एम एस वैल्यू रहता है। तो पावर जो आएगा एवरेज वो वी आर एम एस, और आई आर एम एस जो तुम्हारा आएगा, आई आर एम एस वो क्या आएगा, वी आर एम एस बाई जेड ना। यस सर। यस सर। या हम इसी के फॉर्म में लिखे तो वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कॉस फाइव, ठीक है। तो यहाँ से पावर आ जाएगी। क्लियर है। यस यस सर। तो इसमें ना ये पूरा हो गया लगभग, तो और कुछ बचा नहीं है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्वालिटी फैक्टर तो किया है, ठीक है। बहुत चीज़ों हटाया है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हम्म, चलो ये क्लियर है ना आज का जो हुआ टॉपिक सभी को अभी यस तक का। यस सर। चलो अगला हेडिंग चलो, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। यस सर। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है पता है आप लोगों को। चलो डीसी करंट को एसी में करना। नहीं, वो तो इन्वर्टर का काम है। वो काम किसका है, इन्वर्टर का। इन्वर्टर का काम है ना वो। तो चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं सर। नहीं, देखो ट्रांसफार्मर का काम है पोटेंशियल को बढ़ाना या घटाना, ठीक है। पोटेंशियल को बढ़ाना या घटाना ट्रांसफार्मर दोनों काम करता है। जो पावर स्टेशन पे, ठीक है, पावर प्लांट वगैरह पर जो ईएमएफ जनरेट होता है या पोटेंशियल पावर जो जनरेट होता है ना, ईएमएफ जो जनरेट होता है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हाई पावर हाई ईएमएफ रहता है। अगर मान लो कि पावर स्टेशन से लेकर कहीं मान लो पहुंचाना है, ठीक है, उस सप्लाई को पहुंचाना है, ठीक है, तो हम वो वायर के थ्रू ही पहुंचाएंगे ना। तो यस। अगर हम हाई पावर हाई पोटेंशियल को किसी वायर से अगर हम पहुंचाएं तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर भी जितना ज्यादा रहेगा पावर लॉस, एनर्जी लॉस उतना ज्यादा होगा यस ना, सर। ठीक है।
एनर्जी लॉस उतना ज़्यादा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है, जब मान लो पावर स्टेशन पे एक ट्रांसफार्मर लगेगा, ठीक है, जो हाई ईएमएफ जनरेट हुआ उसको वो स्टेप डाउन कर देगा, ठीक है, कम कर देगा। ठीक है, और जैसे भी वहां से मान लो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मान लो पावर प्लांट है, यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, यहाँ पे मान लो घर है, ठीक है, यहाँ तक लाना है मान लो, ठीक है, यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये दूरी ज्यादा है, तो डायरेक्ट अगर हम वायर से कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक हम ट्रांसफार्मर यहाँ लगा देंगे, ठीक है, और दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके ईएमएफ को डाउन कर देंगे, इसके पोटेंशियल जो वोल्टेज है उसको डाउन कर देंगे, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, फिर हम जितना जरूरत होगा, ठीक है, जनरली 220 वोल्ट आता है, फिर हम इसको 220 वोल्ट करके घर पे सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना घर के आसपास वगैरह, उसका यही काम है, समझ गए। यस यस सर। सर। ठीक है, सर तो ये काम है ट्रांसफार्मर का, जो काम है वो करना है क्या, ईएमएफ को स्टेप अप या स्टेप डाउन। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ईएमएफ का क्या काम है, पोटेंशियल को स्टेप अप करना या स्टेप डाउन कर स्टेप डाउन करना। तो दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, यस सर। इसका जो प्रिंसिपल है ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। प्रिंसिपल है इसका जो ना, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, क्या है प्रिंसिपल इसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ गए। अब यस इसका जो सर सेटअप होता है ना ट्रांसफार्मर का, कुछ इस तरह का होता है, ये देखो, साइड में करके बनाते हैं। ये मान लो एक कॉइल है इस तरह से, तो इसमें दो कॉइल होते हैं, एक कॉइल यहाँ पे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसी दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, दो कॉइल। इसका मान लो नंबर ऑफ लूप N1 है इसका, या इसको NP ले लेते हैं, NS लेते हैं, क्यों लिए बताते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। यहाँ से आउटपुट आता है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट हमें रहेगी, यहाँ इनपुट देंगे, मान लो किसी को हमें कम करना है तो कम वाला इनपुट देंगे और आउटपुट में ज्यादा आएगा। अगर हमें इसको यहाँ से कम करके यहाँ ज्यादा है तो कम करना है तो ज्यादा आउटपुट देंगे, कम आएगा, वो सब नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये मान लो यहाँ से फ्लक्स, ठीक है, जितना भी फ्लक्स आया, ठीक है, मान लो पूरा फ्लक्स इससे भी लिंक हुआ और इससे भी लिंक हुआ, ठीक है, तो हमें अगर हम मान लो कि यहाँ जो ईएमएफ है ये ई प्राइमरी है और यहाँ जो मिला ई सेकेंडरी, ठीक है, तो जो ईएमएफ आता था, ईएमएफ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ईएमएफ जो आता था, मान लो कि इसमें जितना फ्लक्स जा रहा है उतना ही फ्लक्स नंबर एक कॉइल में इसमें जा रहा है, ठीक है, एक कॉइल के इसमें जितना फ्लक्स है उतना ही एक कॉइल के इसमें फ्लक्स है, तो हम ईएमएफ एट प्राइमरी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इंटू d∅dt। ठीक है, और अगर हम इसमें लिखें ई सेकेंडरी में, तो हम नंबर ऑफ सेकेंडरी अपॉन d∅dt। ठीक है, तो अगर तुम दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से एक रेशियो आ जाएगा ई प्राइमरी बाई ई सेकेंडरी, सबसे इसको याद रखना है, एन प्राइमरी बाई एन सेकेंडरी। ठीक है,
तो स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे बनेगा वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मान लो हमें सेकेंडरी का चाहिए ना, अगर मान लो कि सेकेंडरी का चाहिए पोटेंशियल, तो ES को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, NP/NS इंटू EP। अब देखो, अगर ये फैक्टर 1 से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो सेकेंडरी का जो है EMF ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा करना पड़ेगा, तब जो है स्टेप अप बन जाएगा। ठीक है, यस सर। अगर हम सेकेंडरी वाला ज्यादा कर दिए तो ये पॉइंट फैक्टर जो है 1 से छोटा हो जाएगा, यानी जो ये मिलेगा वो EP से छोटा मिलेगा। तो उस केस में जो है ट्रांसफार्मर कैसा बन जाएगा, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, यस सर। एक और रिलेशन आता है इसमें, एक तो ये हो ही गया, ये देखो ये रिलेशन जो है ना वो हमेशा वैलिड होगा, ऑलवेज वैलिड। ठीक है, ऑलवेज वैलिड। एक और रिलेशन आता है, वो होता है EP/ES, यही था ना ऊपर में, EP/ES इक्वल टू NP/NS इज इक्वल टू IS/IP। आई में जो है वो इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये कब होगा, ये रिलेशन वैलिड होगा, ये वाला, ये रिलेशन वैलिड होगा जब ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी 100% होगा तब। ठीक है, तो 100% से इफिशियंसी होगा तो उस केस में क्या होगा, पावर लॉस 0 होगा। तो पावर लॉस, अगर हम बात करें पावर इन प्राइमरी, तो पावर इन प्राइमरी हो जाएगा, पावर इन प्राइमरी वो हो जाएगा E प्राइमरी इंटू I प्राइमरी। ठीक है, उसी तरह हम पावर इन सेकेंडरी की बात करें, पावर VI होता है ना, यस सर। तो ये हो जाएगा पावर इन सेकेंडरी, अगर हो जाएगा ये हो जाएगा E सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी। ठीक है, तो यहीं से ये रिलेशन भी आया कि अगर मान लो 100% इफिशियंसी है, यानी पावर का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, जितना पावर प्राइमरी में था उतना ही सेकेंडरी में पावर का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, 100% इफिशियंसी है मान लो। ठीक है, या इसको हम बोले नो पावर लॉस, तो हम लोग लिख सकते हैं पावर इन प्राइमरी इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। तो यहीं से ये रिलेशन आया कि EP/ES इज इक्वल टू IS/IP। ठीक है, यस सर। और EP/ES में E और नंबर ऑफ टर्न में तो रिलेशन पहले से था ही कि नंबर ऑफ टर्न डायरेक्टली होता है NP/NS। ठीक है, तो हम लोग तीनों को एक साथ लिख दिए। ठीक है, यस सर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि NP/NS इज इक्वल टू IS/IP। ठीक है, यस सर। ये 100% इफिशियंसी के केस में हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर यस पावर, सर। अगर मान लो पावर का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो पावर का अगर लॉस हो रहा है तो पावर लॉस जो होगा वो कितना परसेंट हुआ, अगर ये पूछेगा पावर लॉस का परसेंटेज अगर पूछे, तो सेकेंडरी का पावर देखो, जो प्राइमरी में था माइनस जो सेकेंडरी में आया, तो ये कितना डिफरेंस हुआ पावर का। ठीक है, अपॉन ओरिजिनल पावर इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा, बोलो। पावर लॉस परसेंटेज। पावर लॉस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इन पावर इन प्राइमरी अपॉन पावर इन सेकेंडरी -1, अलग अलग कर दो, इंटू 100। और पावर इन प्राइमरी जो था E प्राइमरी इंटू I प्राइमरी अपॉन E सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी -1 इंटू 100। ये परसेंटेज लॉस इन पावर है। ठीक है, परसेंटेज लॉस इन पावर। ठीक है, यस सर। क्लियर है ये। यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें,
इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो इफिशियंसी भी पावर से ही आता है। इफिशियंसी जो आएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, और आउटपुट पावर कुछ और नहीं था, पावर इन सेकेंडरी क्वाइल, सॉरी, पावर इन प्राइमरी क्वाइल अपॉन पावर इन सेकेंडरी क्वाइल इनटू 100। ठीक है, आउटपुट पे क्या था, नहीं सॉरी, आउटपुट पे सेकेंडरी था ना। ठीक है, देखो यहाँ पे आउटपुट था ना, ये आउटपुट है, लिख देता हूँ मैं, ये आउटपुट है। ठीक है, यस सर। ये इनपुट है। ठीक है, तो आउटपुट पे प्राइमरी क्वाइल था, सेकेंडरी था, तो ये, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर इन सेकेंडरी को ई एस इंटू आई एस बाई ई पी इंटू आई पी इंटू 100। ठीक है, समझ गए, यहीं से ये आया। यस सर। एक मिनट में पीछे आप लोगों को देख लेता हूँ। आठ लोग हो ना। हाँ जी, बताओ, समझ आया सभी को? यस सर। यस। ठीक है, ओके मनीष, चलो एक मिनट, मैं एक बुक ले लेता हूँ, इसमें ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन। एक बात ऐसा करना ना आप लोग, एनसीईआरटी होगा ना सभी के पास? यस सर। ठीक है, इसमें कुछ लॉसेस भी होता है, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का लॉसेस ना एनसीईआरटी में पढ़ लेना। ठीक है, एसी वाले में ना लास्ट लास्ट में होगा ना। ठीक है, तो वो पढ़ लेना आप लोग, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ओके सर। ओके सर, कर लेंगे। चलो लिखे क्वेश्चन। हेलो, यस सर। लिखो, एन आइडियल ट्रांसफार्मर is used to step up an alternating AC EMF, ठीक है, of 220 वोल्ट टू 4.4 किलो वोल्ट। ठीक है, देखो 220 वोल्ट से इतना स्टेप स्टेप अप किया जा रहा है टू ट्रांसमिट टू ट्रांसमिट 0.6 किलोवाट पावर। ठीक है, इफ प्राइमरी if primary coil has 1000 turns। ठीक है, फाइंड वन, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी coil। दूसरा, करंट इन सेकेंडरी coil।
करंट इन सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी दोनों में निकाल लेना, करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। Yes, sir. लिख लिया क्वेश्चन आप लोग? यस सर, लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। आगे करें? Yes, sir, हो गया। वो करो आप लोग, मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है। हाँ हाँ जी, तो ये दोनों क्वेश्चन ना आप लोग अच्छे से ट्राई कर लेना, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, दोनों ज्यादा कुछ नहीं है, इजी है। तो यहाँ पे ऐसी हम लोग का एंड हो गया है। अगले क्लास में हम लोग कुछ पहले एग्जाम्पल कर लेंगे 4-5 इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग Yes, sir. नया टॉपिक ईएम वेव स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सभी को ये? Yes, यस sir. सर। ओके, चलो ठीक है। तो ओके, और ऐसा करो ना आप लोग टाइम पे आया करो, ठीक है। हम अगर आज तो टाइमिंग थोड़ा ये हो गया था, ऐसे हम लोग का 8:45 में रहता है ना, तो हम यस 8:50 तक क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, ठीक यस है। सर। चिराग, मनीष, आप लोग बहुत लेट आते हो। अमनदीप, स्नेहा, ओके, चल ठीक है। तो गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट। सर। ओके, कोई बात नहीं मनीष, अगले